नमस्कार। दबंग न्यूज के इस खास कार्यक्रम बजट 2017-18 के विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं साक्षी शर्मा और मेरे साथ हैं मनीष गंगवानी जी। सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन के बाद यानी कि नोटबंदी के बाद आज के इस बजट सत्र को काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा रहा था। कई निगाहें इस बजट सत्र पर टिकी हुई थी और जैसे कि आपको पता है कि हर बार रेल बजट अलग से पेश किया जाता है, लेकिन आज के बजट की खास बात ये थी कि रेल बजट को भी इस बजट के साथ ही कंबाइन किया गया था। और जहां हर साल बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता है, वहीं डिमोनेटाइजेशन के बाद इस साल 2017 में बजट को 1 फरवरी को पेश किया गया है। और जहां बजट के कुछ विशेष बिंदुओं पर अगर हम नजर डालें तो कई सारे सेक्टर को राहत दी गई है, तो वहीं कहीं ना कहीं आंकड़ों का खेल जमाते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहीं पर टैक्स कम किया है तो कहीं सरचार्ज को बढ़ा दिया है। वहीं हम देखें तो महिलाओं के लिए भी इस बजट से कुछ खास निकल कर नहीं आता है। एक विशेषज्ञों का पैनल इस वक्त हमारे साथ इस सदन में मौजूद है, हम उन सभी से हम बात करना चाहेंगे और उनकी विशेष टिप्पणी आज के इस बजट सत्र पर लेना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं आप आज के इस बजट सत्र को? बजट सामान्य है, कुछ विशेष इसके अंदर किया नहीं गया है। सिर्फ जो रियल एस्टेट सेक्टर को थोड़ा सा बूस्टअप देने के लिए, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट बंद पड़े हुए थे उनको देने के लिए, एक तो जो कैपिटल गेन का जो पीरियड है, होल्डिंग पीरियड, वो 2 साल किया गया, 3 साल, ये बहुत अच्छा है। और दूसरा जो नोशनल रेंट मान लिया जाता था, बिल्डर्स ने मकान बना लिया, बिक नहीं रहा है, उस पर जो है उसको रेंट देना पड़ता था, नोशनल रेंट पर इनकम टैक्स देना पड़ता था, अब उसके लिए 1 साल की छूट दी गई है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें वित्त मंत्री ने बताई। डेफिनेटली अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए भी जो है उन्होंने कहा है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए पहले एग्जामिशन छूट मिलती थी वो 60 मीटर और 30 मीटर्स सुपर बिल्टअप एरिया पे थी। नाउ इट विल बी कवर्ड 60 मीटर्स कारपेट एरिया, तो जो 30% एक्स्ट्रा एरिया था उसकी छूट अब मिल गई है। और इसके साथ ही जो टैक्स में बेनिफिट दिया है वो तो 12,500, इट्स नॉर्मल रूटीन बेनिफिट, और कहीं कोई विशेष चीज। टैक्स को कहीं ना कहीं बहुत ही नॉर्मल तरीके से देखा जा रहा है, लेकिन हम अगर और भी देखें तो ये जो बजट है इसको कहीं ना कहीं जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है उसकी दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। क्या मानते हैं आप, जो कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए कई सारी चीज़ें इस बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताई? डेफिनेटली अच्छी चीज़ है ये। कैशलेस ट्रांजेक्शन को डिमोट करने के लिए जो 3 लाख के बाद उन्होंने रेस्ट्रिक्शन डाल दिया, दैट इज़ वेल एंड गुड, ताकि एक नंबर में सारा ट्रांजेक्शन हो सके, सारा ट्रांजेक्शन बैंकिंग के थ्रू हो सके। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। फर्दर जिन्होंने 20,000 का लिमिट को 10,000 कर दिया है, दैट इज़ वेल एंड गुड। इससे अप्रिशिएट होगा कि कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा मिल सके। आप किस सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे देखते हैं इस बजट? माई सेल्फ प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट। ओवरऑल बजट जो है वो मिक्स बजट है, एज सच एज कुछ मेजर वो नहीं है, अनाउंसमेंट नहीं है। जो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मूव के लिए एक स्टेप लिया है, ज़्यादा कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया है। मेन जो प्रॉब्लम है, अगर कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाएंगे तो साइबर सिक्योरिटी जो होना चाहिए उसके रिगार्डिंग कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। यहाँ साइबर सिक्योरिटी को लेते हुए मनीष जी, लोग कह रहे हैं कि कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं है। क्या आपके पास कुछ प्रश्न है जो आप लोगों से पूछना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देख रहे थे कि नोटबंदी के बाद में इस बजट को काफ़ी अहम माना जा रहा था, और ख़ास करके जिस तरह से सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शन पे जोर तो दिया है, लेकिन ये कैसे होगा, किस तरह से संभव होगा, इसके ऊपर कोई खास कोई उसकी रणनीति नहीं है, कोई योजना नहीं है। हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल के और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए सरकार ने दावे किए हैं कि डिजिटल मनी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाएगा, लेकिन कैसे पहुँचाया जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में नोटबंदी से जूझ रहा है पूरा देश, ऐसे में कैसे संभव होगा ये? देखिए, मंडी और व्यापार तो बहुत बुरी तरह प्रभावित है। डिजिटल इंडिया अगर सरकार चाहती है करना तो पहले हिंदुस्तान की जनता से पूछा जाता, उस 70% आबादी से पूछा जाता जिसे हम गरीबी रेखा के नीचे या किसान मानते हैं, क्या वे तैयार हैं डिजिटल इंडिया के लिए। क्योंकि अगर कार के 4 पहिए नहीं चलेंगे और 1 ही पहिया चलेगा डिजिटल इंडिया में और 3 पहिए नहीं चलेंगे तो वो कार नहीं चल सकती है। सरकार की क्या मंशा है ये क्लियर करना चाहिए सरकार को। क्या पेटीएम जैसी इंटरनेशनल कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, या भीम जैसे देसी ऐप लॉन्च करके जो आज तक किसी एक आम इंसान को समझ में नहीं आ रहे हैं? क्या साइबर क्राइम जो होगा किसी व्यापारी के साथ या किसी आम नागरिक के साथ, उसके लिए उसकी सिक्योरिटी निर्धारित की जाए कि उसका पैसा कितना सेफ़ है। जब तक आप एक पॉलिसी नहीं लाते हैं, एक पॉलिसी हिंदुस्तान में लॉन्च नहीं करते हैं, आम नागरिक तक वो पॉलिसी नहीं पहुंचती है, उसको आपको एक आम नागरिक पे थोपने का कोई हक नहीं है। और अभी हमारे हिसाब से एक आम नागरिक नाते हम ये बात कहें तो हम डिजिटल इंडिया के लिए ना तो तैयार हैं, न इस चीज़ को फेस करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि हमने आज तक
केस वाली ही पॉलिसी देखी है। जब से हम पैदा हुए हैं हमारे पूर्वज भी ये करते चले आ रहे हैं, तो इसकी तैयारी के लिए कम से कम 2-3 साल 4 साल इनको डेमो देना था। ये तो डायरेक्ट इन्होंने कहा कि आपको बिल्कुल हिंदुस्तान को कैशलेस कर देना है। अभी कैसे कैशलेस होगा ये तो वक्त ही बताएगा, ये सरकार ही बताएगी। तो ये थे डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर विश्लेषण। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को हमेशा व्यापारियों की पार्टी कहा जाता था, लेकिन इस बजट के अंदर कोई भी व्यापारी के लिए कोई ऐसी घोषणा नहीं है। इस पे भी प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ रमेश चंद्र खंडेलवाल जी भी मौजूद थे, उनसे भी बातचीत करें। रमेश जी, व्यापारियों के लिए कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी है, लेकिन व्यापारियों के लिए इस बजट में क्या है? व्यापार व्यवसाय की बात ही नहीं की गई है। हम देख रहे हैं हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद आज भी स्थिति जैसी की तैसी है जो पहले थी। बात की जाती है किसान की, बात की जाती है हेल्थ केयर की, एजुकेशन की और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की। मेरा निवेदन ये है कि किसान और व्यापार दोनों एक दूसरे से संबंधित वस्तु हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। यदि व्यापारी का इंटरेस्ट है तो किसान प्रभावित होता है, किसान के इंटरेस्ट से व्यापारी प्रभावित होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है। सरकार समझती है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों का फ़ायदा होगा, बल्कि किसानों का शोषण होगा। आज जो उन्हें बेनिफिट्स क्रॉप्स के भाव तेज होने पे मिलते हैं वो बंद हो जाएंगे। एक तरह के किसान भी, छोटे किसान भी बंधुआ मजदूर जैसे हो जाएंगे मल्टीनेशनल कंपनी के या वो एजेंसीज जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाएगी। दूसरी बात कि कभी हम देखते हैं कभी दालों के भाव आसमान छूते हैं, कभी नीचे आते हैं, किसान को नुकसान होता है। प्याज कभी बहुत ऊंची होती है, सरकार चिंतित होती है और फिर प्याज के रेट इस कदर होते हैं कि किसानों को प्याज फेंकना पड़ता है। आज करोड़ों रुपए गन्ना किसानों का मिलों से लेना बकाया है। शक्कर जब 50 रुपये किलो होती है तो सरकार हल्ला मचाती है, और जब शक्कर 25 रुपये किलो रहती है मिलों को नुकसान होता है और किसान का पेमेंट रुकता है तो हम सब चुप रहते हैं। इसलिए कोई ऐसी स्थायी पॉलिसी व्यापार को और किसानों को लेकर नहीं संकल्प व्यक्त किया जो किया जाना चाहिए था। इसलिए मेरा ये कहना यह है कि सबसे पहला बात की गई है कि कमोडिटी व्यापार को अधिक ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया गया है ताकि कमोडिटी व्यापार में रिफॉर्म आए। मैं कहता हूं बल्कि एग्री कमोडिटीज़ जितनी भी हैं उन सब पर कमोडिटी मार्केट में फ्यूचर्स बार्गेन के ऊपर बैन लगा देना चाहिए, और वायदा बाजार में कोई भी खाद्य वस्तु या कोई कृषि उपज वस्तु जो जन उपयोगी है उसे पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। उससे देश का फ़ायदा होगा, व्यापारी का फ़ायदा होगा और किसान का फ़ायदा होगा। FDI की बात कर रहे हैं। आज जितने वॉलमार्ट या मेट्रो जैसे होलसेलर्स यहाँ पर इंडिया के अंदर आए हैं, इससे सेमी होलसेलर व्यापारी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और जितने मॉल्स आए हैं जिसके अंदर मल्टीनेशनल कंपनी व्यापार कर रही हैं, उससे छोटे व्यापार व्यवसायों का लाभ का मार्जिन घटा है, उसका टर्नओवर घटा है, उनकी रोटी रोजी को भी चीज़ पहुंची है। तो इस तरह की कोई भी व्यवस्था कहीं भी नहीं सुझाई गई है जिससे किसी व्यापार को संरक्षण प्राप्त हो। इसे व्यापारी तो पूर्ण तरह निराश ही। दूसरी बात कि अधिक से अधिक रेवेन्यू, खाली इनकम टैक्स ही कोई रेवेन्यू नहीं है। सेल्स टैक्स, आपका वेट है, सर्विस टैक्स, कृषि उपज मंडी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, अनेक प्रकार के टैक्स का भुगतान व्यापारी करता है। व्यापारियों के बारे में एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है कि बहुत कम परसेंटेज के व्यापारी और प्रोफेशनल इनकम टैक्स देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश के व्यापारी या प्रोफेशनल चोर हो गए, टैक्स चोरी करने लगे। ये साफ दर्शाता है कि ये वर्ग इतना मुसीबत, इतनी पीढ़ी में है कि वो अपनी तरक्की नहीं करने पा रहा सरकारी नीतियों की वजह से। इसलिए इसको नज़रिए को बदलना पड़ेगा, हमारी सोच को, और ये महसूस करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की इतनी आज़ादी के बावजूद भी कोई भी सरकार व्यापारियों के विकास के लिए कुछ नहीं कर सकी। तो उन्हें कोई भी ऐसी ठोस पॉलिसी व्यापारी के एक्सपर्ट को बैठा करके देश के हित के लिए फॉर्म की जानी चाहिए। किसानों की काफ़ी ज़्यादा बात की है, युवाओं की बात की है, एक एजुकेशन सिस्टम को बदलने की बात की है, और इस मुद्दे पे भी बातचीत करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से सरकार ने जो कहा है कि किसानों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, युवाओं पे ध्यान दिया जाएगा, क्या देखते हैं इस पूरे, किस तरह से विश्लेषण करेंगे इस पूरे बजट का आप? मैं RK प्रशांत वर्मा, मुंबई से। मैं PR एजेंसी, मेरा बिजनेस है एंटरटेनमेंट एंड PR मार्केटिंग। सबसे बड़ी बात तो पहले एक मनोज कुमार की पिक्चर थी, जय जवान जय किसान, एक नारा दिया था। ये अभी यहाँ 4 नारे लगने चाहिए, जय जवान, जय किसान, जय व्यापार, जय इंगिस्तान। ये जब चारों मिलेंगे, देश जो भारत देश गाँवों का देश है, किसानों का देश है, व्यापारियों का देश है,
और 5 लाख टैक्स भरने से हमारे 133 करोड़ लोगों का भला नहीं होने वाला है। यहाँ क्या करना चाहिए कि हम सब मिल करके, क्योंकि जो टैक्स देता है उसको इतनी तकलीफ होती है कि एक आदमी निठल्ला हो जाता है, काम नहीं करता कि मेरे गांव में क्या फैसिलिटीज मिल गई, क्या करना, काम करना। मैं चाहता हूँ 3 लाख या 5 लाख जो टैक्स बेनिफिट हो उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन में कैश काटती जाए, एक नील कर देना चाहिए कि टैक्स 5 लाख तक कोई प्रॉब्लम, उसके बाद जो भी अगर बैंक में अकाउंट में पैसा आएगा ऑटोमेटिक 5%, 2%, 1% वाट एवर जो फिक्स करें बैंक की, उससे ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा गवर्नमेंट के। तो ये पॉलिसी होनी चाहिए। दूसरा चीज़, कैशलेस होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी माएँ बहनें जो पैसे उनके जमा हुए हैं, जो बचत, मेरी बीवी अगर पैसे अगर कभी बुरे वक्त पर तो बोलती मैंने चाची से लिया, ताई से लिया, वो पैसे वो घर चलाया। हमारी कंट्री 10 साल पहले रिसेशन में चली जाती। ये तो गलीमत थी कि वो मदर माओ बहनों के पैसे थे जो कि घर में चल गए, लोगों ने चला दिया, झेल लिया 10 साल। नहीं, रिसेशन इंडिया में 10 साल पहले ही आ जाता, तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो इसमें भारत बहुत गरीब देश था पहले कि हम जब आज़ादी मिली तो हमारे यहाँ एक दिया सिलाई की माचिस की डिब्बी नहीं बना पाते थे, एक कागज़ में पेन बनता था वो नहीं बना पाते। हमने धीरे धीरे प्रोग्रेस की, एक दिन में नहीं हुआ, इतनी प्रोग्रेस सैकड़ों साल, इतनी बड़ी कंपनियां आई, सब नेहरू, गांधी, राजीव, बीजेपी सब ने मिलकर प्रोग्रेस किया। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी नहीं किया। जब आज़ाद हुआ तो कुछ भी नहीं था हमारे का। मैं 70 में पैदा हुआ, देखता था उस समय भूखे मरते थे, गेहूँ नहीं खाते थे, गरीब लोग बाजरा और जौ खाते थे कि कोई किसान, तो किसानों का देश को बेनिफिट मिले और इतना बेनिफिट मिलना चाहिए कि उनके एजुकेशन ध्यान देना चाहिए, उनका हेल्थ ध्यान देना चाहिए। कहते हैं ना कि कलियां कभी खिलेंगी चमन के बाहर में, मारा गया गरीब इस इंतजार में। तो सबसे पहले युवाओं को शिक्षित करो, उनको एक रोजगार योजना में डालो। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज एक आप कंपनियां खोलिए छोटी टेक इंटेलिजेंट की, लोगों को व्यापार दीजिए, तभी काम होगा। और इस देश में बोला साहब ने अभी कि जो गवर्नमेंट के लोग सरकारी स्कूल पढ़े, सरकारी अस्पताल में जाएं, तभी बेनी वो अपनी फैसिलिटी पैसा चला जाता। गरीब क्या करे, उसको कुछ नहीं दिखता है, ना तो उसको दवाइयाँ मिलती हैं, ना तो जा सकता कहीं पर, इधर से उधर भटकता है। आज बैंकों में पैसे नहीं थे, वो परेशान हो गए लोग। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का सारा ध्यान दे सारे सिस्टम को। जय जवान, जय किसान, जय इंगिस्तान, जय व्यापार, तभी कल्याण होगा देश का। थैंक यू जी। मल्होत्रा जी हमारे साथ में मौजूद है, आइए उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं इस पूरे बजट को। एक्चुअली क्या है, बाकी चीज़ें तो काफ़ी हमारे दोस्तों ने बोल दी हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस देखता हूँ, जिसमें 3 महीने से आज लगभग डिमोनेटाइजेशन के बाद में जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट आती है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जैसे भी रेलवे ने डिजिटल बुकिंग पर फ्री कर दिया है, ऐसे ही डेबिट और क्रेडिट कार्ड को फ्री कर देना चाहिए, ना व्यापारी पे लगे ना कस्टमर को लगे, तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और हम करोड़ों जो बिजनेसमैन हैं वो खुश हो जाएंगे इससे। धन्यवाद। वहीं इसी के साथ अगर हम देखें तो पॉलिटिकल फंडिंग जो है उसको लेकर भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सर आपका नाम क्या है? अनिल राका। राका जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पॉलिटिकल फंडिंग में जहां सरकार ने 2000 रुपए से ज़्यादा के कैश का जो ट्रांजैक्शन है उस पर रोक लगा दी है, तो क्या ये मजाक है या सच में ऐसा कुछ है? नहीं, मजाक तो नहीं कह सकते, एक अच्छा एक प्रयास किया है, पर 2000 के आप कितने नाम ले सकते, करोड़ों नाम ले सकते। जिस तरह से रिलायंस कंपनी ने जियो की सिम के लिए करोड़ों लोगों के आधार कार्ड लिए और उसी को फ़ायदा उठाकर जो मनी एक्सचेंज किया था, इस तरह से 2000 के बहुत सारे नाम आ सकते हैं। राजनीतिक पार्टी है, ठीक है, अच्छा प्रयास है, हम उसका स्वागत करते हैं। इससे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो ब्लैक मनी है वो कम होगी? नहीं, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। बेसिकली ये एक छोटी सी बात है, इसको इतना बड़ा इशू नहीं बना है। 2000 का एक थोड़ा सा एक लॉलीपॉप दिया है कि भाई हमने हमारे ऊपर भी कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन लाए हैं, पब्लिक इससे खुश हो जाएगी, पर ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो 2000 है वो कहीं एक लॉलीपॉप की तरह साबित हो रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं आज के बजट सत्र में अरुण जेटली ने ये खुद भी माना है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद इकोनॉमी में कहीं ना कहीं इकोनॉमी को ज़रूर नुकसान हुआ है। तो क्या ये जो बजट है ये एक मरहम की तरह साबित हो रहा है? तो इस पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम आपका नाम बताइए। मेरा नाम है विनीता राज। और विनीता जी, क्या आपको लगता है कि अरुण जेटली ने भी माना है कि बजट सत्र जो है तो ये क्या मरहम लगा रहा है डिमोनेटाइजेशन के बाद जो नुकसान हुआ है हमारी इकोनॉमी में? मैं बिल्कुल यही कहूँगी कि एक स्पष्टीकरण का बजट है, मरहम लगाने जैसा तो नहीं है, बल्कि मुझे लगा कि थोड़ी सफाई देने जैसा बजट है कि हमने ये किया है तो इसका ये है। पर फिर भी मुझे लगता है बजट सामान्य हो, चाहे आंकड़ों का खेल माने हम इसे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि डिमोनेटाइजेशन का जो उनका एम था कि उसके थ्रू जो वो करना चाहते थे वो उन्होंने इस बजट में भी बताया है। उन्होंने एक आम आदमी के
के लिए इंडिविजुअल एसएससी के लिए 5% की रिबेट दी है। और एक्चुअली अभी सर ने एक पॉइंट रखा था कि जिनका अर्निंग ज़्यादा है उन्हें दंडित क्यों किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे घर में भी एक बच्चा थोड़ा कम कैपेबल होता है, एक ज़्यादा एफिशिएंट होता है, तो घर का जब बजट बनाया जाता है तो हम जो कम कमाता है बच्चा उस पर बर्डन नहीं डालते, बल्कि जो ज़्यादा कमाता है वो फैमिली में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता ही है। सो देयर इज़ नो पॉइंट कि ऐसा दंडित कर रहे हैं उन्हें, लेकिन इंडिविजुअल एसएससी को बेनिफिट है। उसके अलावा मुझे ये लगा कि एक स्पष्टीकरण का बजट है। और एक चीज़ जो उन्होंने कही कि डिजिटलाइजेशन और कैशलेस, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आपने कैशलेस इकोनॉमी की बात की, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन स्कीम्स नहीं बताई कुछ कि कहाँ हम कितना % कम कर देंगे, सिवाय एक कैशलेस जो आपका ई टिकट बुकिंग होती है, उसके अलावा कहीं भी कोई रिबेट की बात उन्होंने नहीं की मुझे लगता तो इसी के साथ कैशलेस तो सोसाइटी हमारी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशंस की ज़रूरत है और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। मैन्युफैक्चरिंग जो कैशलेस के प्रोडक्ट्स हैं उनमें ज़रूर कहीं ना कहीं दरें घटी हैं, लेकिन इसके साथ ही लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए कुछ और इम्प्लीमेंटेशंस की लोग मान रहे हैं कि यहाँ पे ज़रूरत है। सबसे पहले आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सीए दीपिका जैन। दीपिका जी, खासकर आप एक महिला हैं, तो एक महिला होने के दृष्टिकोण से क्या आपको लग रहा है कि महिलाओं के लिए कुछ खास इस बजट में पेश नहीं किया गया है? ये सरकार जो हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बहुत बातें करती है, देयर इज़ नो मेंशन एट ऑल अबाउट वुमेन सेफ्टी, कि वुमेन सेफ्टी के इन्होंने कोई फ़ंड एलोकेट किया है या उसमें उन्होंने कुछ करने का कुछ भी कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है। और वुमेन के बारे में मतलब उनके लिए और सशक्तिकरण के लिए कि वो कुछ करना चाहते, ये भी इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है। सो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो इस बजट में मिसिंग है। इसके अलावा पोस्ट डिमोनेटाइजेशन वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो इन लोगों ने 2.5 से 5 लाख की लिमिट डाली है, इन्होंने पूरा 5 लाख तक इसको पूरा की पूरा टैक्स फ्री कर देना चाहिए था। वो इसका ये एक हम लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी जो पूरी नहीं हुई है। बीइंग अ लेडी, हम लोगों को किचन, एक महिला की किचन की भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है, तो किचन में भी कहीं ना कहीं महिलाओं को ऐसी राहत मिलती हुई नहीं दिखाई। हम लोगों को, क्योंकि इसमें हर चीज़ आजकल जो ये लोग बोलते हैं महंगाई कम हो रही है, लेकिन जब हम खरीदने जाते हैं चीज़ें तो एक्चुअली कुछ भी कम नहीं हमको मिलता है। एवरीथिंग, दाल ले लो, प्याज ले लो, हर चीज़ चाहे जो भी खरीदने जा रहे हैं हमको कुछ भी सस्ता नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक चीज़ है कि जितना बजट क्लेम करता है कि हम इतने आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरेंगे, वो नहीं होता है। सो ये भी एक बात है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में इन लोगों ने बात नहीं की है। पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, महिलाओं की राहत कहीं ना कहीं नहीं मिली है, महिलाओं को राहत, उनकी समस्याएं कहीं ना कहीं बनी हुई हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनुरोध जैन है। अनुरोध जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो मीडियम साइज्ड और जो लघु उद्योग हैं उन्हें कहीं ना कहीं टैक्स से थोड़ी सी राहत छूट दी गई है। क्या लगता है कि एम्प्लॉयमेंट को कहीं ना कहीं इससे बढ़ावा मिल सकता है? क्या फ़ायदे हो सकते हैं? ये बहुत ज़रूरी था। इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स में जो 5% कम करा है, जो मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज है, जो 25-50 करोड़ से नीचे के, पर इसमें आप ये देखेंगे कि डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट है, जो जॉब लॉसेज हुए हैं उसको एड्रेस करने के लिए एक तरह से मलहम लगाने की कोशिश है, बट वो कितना कारगर साबित होगा ये वी रियली डोंट नो। हम देखते हैं जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, LNTs है, जिन्होंने 14,000-15,000 जॉब श्रेड ऑफ करे हैं, तो बड़ी कंपनीज को भी थोड़ा सा कॉर्पोरेट टैक्स में जो है थोड़ा सा कुछ राहत देना चाहिए थी। उससे मुझे लगता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ज़्यादा फायदा हो सकता था। इसी के साथ पॉलिटिकल फंडिंग अगर हम देखें तो 2,000 से ज़्यादा कैश में ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता है, और वहीं 20,000 से ज़्यादा पे भी कुछ उनकी इम्प्लीमेंटेशन है, तो इसे किस तरह देखते हैं? ये एक अच्छी सोच है, पर मुझे खुशी होती है अगर बात होती कि लोकपाल के बारे में बात करी जाती टू ब्रिंग मोर क्लैरिटी। अभी हमने 2,000 रुपये की बात करी, जहाँ हर दुनिया में हर 6 में से एक व्यक्ति भारतीय है। असंख्य लोग हैं जो 2,000 रुपये की भी पॉलिटिकल फंडिंग कर सकेंगे और उसमें क्लैरिटी नहीं आएगी। आज पेटीएम के माध्यम से हम जब सब्जी वाले को 50 रुपये दे सकते हैं, तो भाई पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी के लिए ई पेमेंट के थ्रू क्यों नहीं करी जा सकती थी? तो एक अच्छी सोच है, बट उसमें थोड़ी सी और बेहतर होता है कि इसको टोटल क्लैरिटी के साथ करते और पूरी पॉलिटिकल फंडिंग को पेमेंट चेक के थ्रू होता तो ज़्यादा बेटर रहता। इसी के साथ हम देखें तो रेल बजट जो है वो भी आज साथ में ही पेश किया गया है आम बजट के, उसमें 22% का इंक्रीज रेल बजट में अरुण जेटली जी ने बताया। लेकिन इसी के साथ महत्वपूर्ण जो व्यापारियों की निगाहें थी वो कहीं ना कहीं GST पे भी टिकी हुई थी। GST को लेकर भी कोई इतना ज़्यादा वेरिफिकेशन उन्होंने इस बजट में नहीं दिया है, कैसे, क्या मानते हैं? एक्चुअली GST की जो तैयारी जुलाई में की जा रही है, ये डिमोनेटाइजेशन से लेकर GST तक का जो पीरियड है, ये बजट उसमें बीच में एक ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा है। हम लोग तैयार हो रहे हैं कि GST अगर आने वाला है तो डिमोनेटाइजेशन का जो नुकसान हुआ है, डिमोनेटाइजेशन से जो तकलीफ़ें जनरल पब्लिक को आई हैं, ये बजट बिल्कुल आपने जैसा ठीक कहा कि एक मरहम की तरह आ रहा है और एक नया घाव जो GST का आने वाला है, ये उसकी तैयारी है।
आपका नाम बता दीजिए। चेतन रायकवार। चेतन जी ने बिल्कुल ऐसा बताया है कि हो सकता है आने वाले समय में और कुछ इम्प्लीमेंटेशंस आए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बजट है ये लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी सरकार से उस पर खरा नहीं उतर पा रहा है। आप अपना नाम बताइए। रवि बुनकर। रवि, क्या अपने एक्सपर्ट राय है इस बजट पे, आप क्या देना चाहेंगे, क्या देख रहे हैं, कैसे देखते हैं इस बजट? अगर है तो सिर्फ एक एवरेज बजट है। अगर हम डिफेंस की बात करें तो डिफेंस के लिए भी इस बजट में कुछ भी नहीं दिया गया। या फिर अपन बात करते हैं रेलवे की, तो रेलवे सेफ्टी की अगर अपन बात करते हैं तो रेलवे सेफ्टी के अलावा उसके बाद रेलवे में कुछ भी नहीं दिया गया इस बजट में। तो एक एवरेज बजट है, इसके अलावा और ये कुछ नहीं है। एवरेज बजट इसको माना जा रहा है, और जिस प्रकार से व्यापारियों के लिए इस बजट में कुछ भी खास नहीं देखने को मिला है, और जिस प्रकार से सरकार जो है सत्ता में आई थी उसने दावे किए थे कि महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा, लेकिन इस बजट के जरिए ऐसा कोई भी प्रतीत ऐसा नहीं हो रहा है कि सरकार जो है महंगाई और भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए कोई कारगर कदम उठाने के लिए तैयार है। बात जरूर की जा रही है बजट में भ्रष्टाचार कम करने की, इस मुद्दे पे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ व्यापारी मौजूद है, आइए उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि मंडी व्यापार से आप जुड़े हुए हैं, किस तरह से देखते हैं इस पूरे बजट को? मंडी के व्यापार के संबंध में ये बजट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बजट है, क्योंकि गांव के विकास के लिए बहुत अच्छी राशि रखी गई है। गांव के लोगों को गरीबी से मुक्त करने के लिए योजनाएं लागू की गई हैं, इसलिए ये एक अच्छा बजट मैं मानता हूं इसको। और अगर गांव का विकास होगा, खेतों का विकास होगा, तो निश्चित रूप से मंडियों का विकास होगा और दूसरे व्यापार का विकास होगा, इसलिए उस हिसाब से बजट एक अच्छा बजट है। जिस तरह के टैक्स में छूट की बात की जा रही थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि नोटबंदी के बाद में लोगों के पास में काफ़ी ज़्यादा अर्थव्यवस्था की दिक्कत हो गई, किस तरह से देखते हैं कि जो छूट की उम्मीद की जा रही थी वो नहीं मिल पाई है? क्या लगता है आपको कि किस तरह से देखते हैं इसका? नोटबंदी का कारण असर थोड़ा सा हुआ जरूर है, पर वो लॉन्ग टर्म असर नहीं है, बहुत छोटे टर्म का है, और वो दिन पर दिन अच्छा होता जा रहा है। 2 महीना हमको तकलीफ हुई, किसानों को तकलीफ हुई, व्यापारियों को तकलीफ हुई, बाकी आम तौर पर अब आगे आने वाले समय में ये एक अच्छा फैसला माना जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से अरुण जेटली जी ने बजट पेश किया है, नोटबंदी के बाद में काफ़ी ज़्यादा अहम इस बजट को माना जा रहा है, और ख़ास करके 1 फरवरी को पहली बार बजट पेश हुआ है, रेल बजट भी पेश हुआ है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे बजट को? अरुण जेटली जी ने जो मोदी जी का बजट पेश करा है वो एक सामान्य जनता, आम महिलाएं, युवा वर्ग और किसानों के हित में पेश किया गया है, क्योंकि अपने यहाँ की देश की अर्थव्यवस्था 60% जो है कृषि पर आधारित है, इसलिए इनने कृषि पर ज़्यादा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा जोर दिया गया है। करीब 20 से 25% इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनने बजट बढ़ाया है, फंड बढ़ाया है, तो उससे देश में निश्चित ही आगे चलकर विकास होएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होएगा तो व्यापार व्यवसाय और ये सब होगा। लेकिन एक दूसरी बात यह है कि नोटबंदी का जो असर अभी पिछले 3 महीने में रहा है, उसके लिए विशेष कोई ऐसा पैकेज नहीं दिया है इनने कि जो है उससे व्यापार की एक जो साइकिल की प्रक्रिया थी कि एक टायर से जो अपना अर्थ की व्यवस्था चलती है, दूसरे से जो है गुड्स की चलती है, तो गुड्स तो जब तक पैसा बाज़ार में नहीं आएगा तो वो गुड्स बाज़ार में घूमेगा नहीं। तो इस हिसाब से ये कहा जाए कि नोटबंदी के असर के लिए विशेष पैकेज नहीं दिया है इनने, बस एक सामान्य पैकेज को दिया है, और उसके बारे में खुलासा भी नहीं किया गया है कि नोटबंदी के असर को निपटाने के लिए कैसे आगे हम उस पर कार्य करेंगे, कोई उसके लिए योजना नहीं दी गई है। लेकिन व्यापारियों के लिए भी इसको एक सामान्य व्यापारी और एक छोटे लेवल के व्यापारी और एक मीडियम व्यापारियों के लिए भी एक अच्छा कदम है, क्योंकि इनने जो 8% का जो जीपी 2 करोड़ के ट्रांजैक्शन पर टर्नओवर साल भर पर जो 8% जीपी था उसको घटाकर 6% किया गया, ये स्वागत योग्य है। और इससे लेकिन व्यापारियों को जो दूसरा भ्रष्टाचार से रात दिन जूझना पड़ता है, एक व्यापारी को करीब 12 डिपार्टमेंट जो सेंट्रल और स्टेट के रहते हैं उनसे रात दिन जो है फेस करना पड़ता है, वो एक उसके लिए कोई भी एकल खिड़की योजना पेश नहीं की गई वो। और दूसरी बात एक ये है कि व्यापारियों के लिए भी कोई कम दर पर या कम ब्याज दर पर कोई भी व्यापारियों के लिए फंड उपलब्ध कराने के लिए बैंकों से कम दर पर इनको ब्याज दर पर फंड उपलब्ध व्यापारियों को करवाना चाहिए, उसके लिए कोई योजना पेश करना चाहिए, हमारी मांग है।
तमाम तरह से सभी जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपनी अपनी तरफ से इस बजट को पेश करने की कोशिश की है, बजट का विश्लेषण दिया है। और भी कुछ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस जेटली जी का जो बजट है इसको किस तरह से देखते हैं? मेरा नाम अमित शाह है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। 3 बातें इस बजट के बारे में बोलना चाहूँगा मैं कि ये सबसे पहले तो एक होलिस्टिक बजट है, सब सेक्टर्स पे मेरे हिसाब से इन्होंने ध्यान दिया है। दूसरा, लोगों को शायद ये बजट इतना पसंद ना आए क्योंकि एक बोल्ड बजट है, हमको आदत पड़ गई है पॉपुलर डिसीजंस की कि जो सालों से चलता आ रहा है वैसा ही होना चाहिए, नहीं। और एक ऐसा बजट है जो जीडीपी से ज़्यादा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को बढ़ाने वाला बजट है। 4-5 बातें मैं इस बारे में बोलना चाहूँगा। प्लांट और नॉन प्लांट एक्सपेंडिचर का उन्होंने जो बाइफरकेशन था वो हटा दिया, ये बहुत अच्छी बात है, ताकि गवर्नमेंट सर्टेनिटी से अपने बजट को प्लान कर पाएगी और हमारी बार्गेनिंग पावर वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लेते समय बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन इससे कंट्रोल में आएगा डेफिनेटली। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग का जेटली जी ने बोला है कि हमारी रैंकिंग 6 रैंकिंग हो गई फ्रॉम 9th, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ज़्यादातर हमारी इकोनॉमी डिपेंडेंट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, क्योंकि हमारी जीडीपी का मेजर हिस्सा सर्विसेज से आता है। अब हम चाइना यूरोप पे शायद कम डिपेंडेंसी रख पाएंगे और हमारी शायद डायरेक्शन डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन की तरफ अग्रसर हो रही है। तीसरी, FIBP बोर्ड को इन्होंने अबॉलिश करा है, ये एक इंडिकेशन है कि सरकार चाहती है कि बाहर के लोग इंडिया में आए, इन्वेस्टमेंट्स करें और FDI को ईजी बनाने की कोशिश की गई है। फोर्थ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन्होंने लॉन्च की है फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स ऑफ ऑल काइंड्स, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और एकेडमिक्स को अलग करा गया है। UGC पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो लोड होता था वो अब कम हो जाएगा, तो डेफिनेटली स्किल इंडिया और वो जो बात हो रही है लिटरेसी की बात हो रही है एजुकेशन की, वो कहीं ना कहीं क्वालिटी इंप्रूवमेंट उसमें आएगा। और फोर्थ में क्रूड ऑयल रिजर्व्स का उन्होंने इंक्रीज़ करने की बात करी, तो डेफिनेटली ये भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगा क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल पे जो बाहर दुबई और दूसरे अरब देशों पे है वो कम होगी, तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इन्फ्लेशन को इंक्रीज़ करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ये बजट बहुत अच्छा बजट है। अगर देखिए कोई भी बजट आता है तो अच्छा बुरा दोनों होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बहुत अच्छा हो, तो डेफिनेटली, लेकिन अगर मैक्रो एंगल से देखें तो ये बजट बहुत अच्छा बजट साबित हो सकता है अगर ये ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो जाता है तो। बिल्कुल, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होता है तो काफ़ी अच्छा बजट कहा जा सकता है, इसको एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है। और भी कोई एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि खास करके सर्विस टैक्स में कोई इजाफा नहीं हुआ है और थोड़ी सी राहत, ये कहें कि काफ़ी सालों से इस राहत की एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे कि इनकम टैक्स में जो इंडिविजुअल टैक्स है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी की जाए, तो एक थोड़ी सी और भी ज़्यादा बढ़ के राहत मिली है, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी बढ़ के मिली है। किस तरह से देखते हैं? जो इनकम टैक्स में राहत दी गई है, एक्सपेक्टेशन तो सही में आप जैसा बता रहे हैं बहुत ज़्यादा थी, पर वो हो नहीं पाया है और बहुत ही नॉमिनल राहत है बिकॉज ये सिर्फ 5 लाख तक के ही रिटर्न्स के लिए है। अगर हम उसको मेजर बेनिफिट देते हैं 5 to 10 लाख वालों को या मोर देन 10 लाख वालों को, तो शायद टैक्स पेमेंट्स बहुत बढ़ते। और सर्विस टैक्स में जो चेंजेस नहीं हुए हैं तो इससे एक डाउट भी मन में आता है कि अगर GST की रेट्स जो आने वाली हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अगर हम अभी सर्विस टैक्स को नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि GST में सर्विस टैक्स इज़ प्रपोज्ड 18%, तो अगर वो नहीं होता है तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा कि कैसे सर्विस टैक्स और GST को मैचअप कर पाएंगे इन नियर फ्यूचर। ऐसा तो ये थे इंदौर शहर के तमाम एक्सपर्ट्स जिन्होंने अपनी अपनी तरह से इस पूरे बजट का विश्लेषण किया है और जिस प्रकार से संसद में अरुण जेटली जी जो एक खास करके काबिल वकील भी माने जाते हैं, उन्होंने एक अच्छी तरह से पूरी जनता की अदालत में अपनी बात को रखा है और ख़ास करके जिस तरह के आंकड़ों की जादूगरी भी उन्होंने दिखाई है, कहीं कहीं पर ये भी कहा जा रहा है, तो पूरी तरह से सभी सेक्टर्स को कवर करने की कोशिश की गई है। और कोशिश ये की गई है जिस प्रकार से नोटबंदी के बाद में सरकार की नीयत के ऊपर सवाल उठ रहे थे तो उसको भी कहीं ना कहीं एक पूर्ण विराम लगाने की कोशिश की गई है। कैमरा पर्सन सतीश गौड़ के साथ मनीष गंगवानी और साक्षी शर्मा।